क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा, मैंने कुछ लेक्चर्स आपके साथ शेयर किए हैं एलएमएस पे, जिसके अंदर एंटीवायरस का लेक्चर था, इंटरनेट का था, ऑपरेटिंग सिस्टम का था। तो वो पीपीटी फाइल्स हैं, तो उनको आप लोगों ने लाजमी उनको पढ़ना है, उनको समझना है। अगर कोई इशू आता है तो डू लेट मी नो। मैंने तो मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरी है ये कि ये अनफॉर्चुनेटली वो लोग एक्सेस नहीं कर सक रहे इसको, एलएमएस सिस्टम को। तो कोई नहीं, अगर वो इशू आ रहा है तो वो भी हम रिजॉल्व करवा देंगे। अगर आपको वो इशू आ रहा है मेरे कोर्स के साथ, बाकी कोर्सेज का मुझे नहीं पता कि आप एक्सेस कर सक रहे हैं या नहीं, लेकिन मेरे कोर्स से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि सर हम उसको एक्सेस नहीं कर सक रहे। तो हम लोग एक्सेल के टास्क से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम पहले भी एक्सेल का कोर्स कर रहे थे, मतलब कि हम एक्सेल में पहुंच गए थे। वर्ड हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था। बाकी एक्सेल का फिर पावर पॉइंट है। तो जो ये लेक्चर होते हैं हमारे, सबसे पहले हम वर्ड करते हैं, फिर हम एक्सेल करते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा हमारे पास फेज़ आता है, वो हमारे पास पावर पॉइंट का आता है। फिर उसके बाद हम लोग जो है ये एंटीवायरस, इंटरनेट और ऑपरेटिंग सिस्टम पे मिलते थे। अब स्टार्टिंग में हमारा ये था कि क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप लोगों के पास पीपीटी फाइल्स आ जाएँ, मौजूद हों। आपके पास जो ये टाइम था बीच का, आप लोग उसको जो है वो स्टडी कर लें, अच्छे तरीके से देख लें। कोई क्यूरी है तो आप मेरे साथ शेयर कर लें। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग एक्सेल का अभी हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया था, तो मैं चाहता था कि आप लोग जो है वो अब एक्सेल के ऊपर जो है वो मेरे साथ में आपको ये ट्यूटोरियल्स की कोई गाइडलाइन है जो इंक्लूडेड है हमारे कोर्स के अंदर। मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो हम लोगों ने पहले तो जब एक्सेल स्टार्ट किया तो आप लोगों को मैंने कुछ ये बताया था कि ये जो टॉप पे एक पूरा ये बना हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी, हॉरिजॉन्टली अगर देखें तो ये इस तरह मतलब आपके पास ए बी सी लिखी हुई है और वर्टिकली आपके पास 1 2 3 लिखा हुआ है। तो ये जो ग्रीन सा मेरे पास बॉक्सेस हैं जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ लेफ्ट राइट मूव करके, ये मेरे पास सेलेक्टेड सेल है। वैसे सेल तो ये बहुत ज़्यादा हैं, आप देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा छोटे-छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। ये सारे सेल्स जो हैं यूज़ेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अगर आपने कोई डेटा डालना है। लेकिन राइट नाउ अभी मेरे पास जो सेल सिलेक्टेड है, वो ये ग्रीन में आपके पास सेलेक्ट हुआ है, ग्रीन से कलर के अंदर है। तो अगर आप इसका एड्रेस देखें, तो जब भी आप किसी एड्रेस को रीड करते हैं, तो वो एड्रेस कैसे आ रहा है आपके पास? टॉप से अगर आप देखेंगे तो आपके पास कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है? डी। और लेफ्ट साइड से अगर आप देखेंगे तो आपके पास कौन सा नंबर आ रहा है? 3। व्हिच मीन्स कि जो सिलेक्टेड सेल है उसका जो ये एड्रेस है वो है D3। ठीक हो गया? अब जब आपने डी और ये 3 का ये एड्रेस देख लिया है, तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ अभी करूँगा कि अभी मैं लेफ्ट राइट अगर इसको मूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये सिंपल आपके पास बाकी सेल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं? सेलेक्ट हो रहे हैं। अब जब मेरे पास बाकी सेल्स ये सिलेक्ट होने शुरू हो गए, तो बाकी सेल्स सेलेक्ट करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि जितना जितना मैं सेल्स को मूव करता जा रहा हूँ, मेरे पास E3 अभी से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मेरे पास E3 आ गया है। अब मेरे पास F7 आ गया है। F7 के बाद मेरे पास D6 का ये सेल जो है वो सिलेक्ट हो गया है। तो ये मेरे पास बेसिकली एक ओवरव्यू था इसका, शीट का, जो आपके सामने शीट बनी हुई है। बॉटम लेफ्ट पे आपको नजर आ रहा होगा ये शीट 1 लिखा हुआ है, विच मीन्स कि अभी मैं जिस शीट पे काम कर रहा हूँ वो कौन सी शीट है? शीट नंबर 1, राइट। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट चीज आ रही है वो ये है कि अभी हमने देखना है कि इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको हम काम करेंगे जिसके ऊपर। तो ये काफी ज्यादा जो आपके पास एक्सेल की ये शीट है, ये एक्सेल का जो मतलब ये है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये वर्ड से काफी ज्यादा रिजेंबल करता है। बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि वर्ड के अंदर भी मौजूद थी, और वर्ड के अंदर मौजूद होने के साथ साथ एक्सेल के अंदर भी वही बहुत सी ऑप्शंस हैं जो कि गिवन है। अब जिस तरह टॉप पे आप टैब्स देख रहे हैं, फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज हैं, डेटा है, रिव्यू है, ये सारे टैब्स हमने इंशाल्लाह कवर करने हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेरे पास एक टॉप के ऊपर ये क्लिप बोर्ड का ये टैब आपको नजर आ रहा होगा जहाँ पे मेरा कर्सर है। एक्चुअली मैंने कर्सर थोड़ा सा हाईलाइट कर दी है। आई नो ये थोड़ा सा बार्बी डॉल टाइप सा इफेक्ट दे रहा है, पिंक सा, लेकिन खैर विजिबिलिटी इसी की थी इसमें, तो मैंने फिर इस वजह से इसको, माउस को ये कलर दे के थोड़ा सा
इसका साइज इंक्रीज कर दिया ताकि आपको पता चले कि मेरा कर्सर कहाँ पे मूव हो रहा है। तो ये जो लेफ्ट साइड पे क्लिपबोर्ड आपके पास आ रहा है, ये आपको क्या शो कर रहा है कि आपके पास कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर वही ऑप्शंस हैं जो कि आपको वर्ड के अंदर मिल रही थी और जो वर्ड के अंदर मौजूद थी। अब मैं अगर नेक्स्ट चीज पे मूव करूं तो मेरे पास फॉन्ट का एक आ रहा है। अब फॉन्ट के अंदर मेरे पास कैलिब्री है, मेरे पास 711 लिखा हुआ है। जब मैंने कैलिब्री को क्लिक किया तो मेरे पास कैलिब्री को क्लिक करने के बाद डिफरेंट जो है वो फॉन्ट्स आने शुरू हो गए, जिनके अंदर एरियल ब्लैक है, एरियल नैरो है, एरियल राउंडेड है। अब ये डिफरेंट मेरे पास फॉर्मेट्स हैं। सबसे मजे की बात ये है कि आपको इनको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको नाम के ऊपर ही वो पेस्ट हुआ हुआ नजर आ रहा है कि अगर मैं एरियल ब्लैक को क्लिक करूंगा तो ये किस किस्म का फॉन्ट आएगा। अब एरियल ब्लैक में आपके पास ये बोल्ड सा और थोड़ा सा डार्क ब्लैक सा है, तो आप लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि एरियल ब्लैक जो है, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा और कोई भी फॉन्ट में लिखूंगा, लेट सपोज अगर मैं अपना नाम लिख दूं या एबीसी लिख दूं या कोई भी चीज लिख दूं, एप्पल लिख दूं, कोई भी ऐसी चीज, तो मैं अगर एरियल ब्लैक को क्लिक करूंगा तो एरियल ब्लैक जो है वो उसके फॉन्ट को वैसा ही डिस्प्ले कर देगा, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज पे हम मूव करेंगे। इसके बिल्कुल राइट साइड पे आपके पास एक नंबर्स हैं, 8 9 10 11 12 14 20 24 26। ये आपके पास डिफरेंट क्या है, नंबर्स हैं। अब ये डिफरेंट नंबर्स क्या डिपेक्ट कर रहे हैं कि आपको ये शो कर रहे हैं कि अगर आपने कोई फॉन्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोई एप्पल लिख देता हूँ और मैं यहाँ से इसका साइज इंक्रीज करता हूँ, तो मेरे पास ये सिलेक्टेड जो एप्पल का मतलब ये जो लिखा हुआ है एप्पल, इसका साइज इंक्रीज हो गया और मेरे पास ये एप्पल 36 साइज में और फॉन्ट कैलिब्री आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब मैंने ये आपके सामने एक चीज लिख दी है और मैंने ये मतलब टाइप करके 36 का इसको नंबर दे दिया है, तो आप ये देख रहे होंगे कि किस सेल के अंदर है। ये है E6 के अंदर। अब E6 में इस सेल के अंदर ये एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि मैंने खुद यहाँ से टॉप से E और F के दरमियान इस बार को क्लिक करके लेफ्ट राइट मूव करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट मूव कर रहा है। मतलब कि इस सेल के साइज को इसकी रीसाइजिंग कर रहा है। अब अगर मैं चाहता हूं कि इसके मुताबिक ही हो तो मैं इन दोनों के दरमियान डबल क्लिक करूंगा, ई और एफ के दरमियान यहाँ पे माउस रख के डबल क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जितने साइज का बीच में सेंटेंस या वर्ड लिखा होगा तो ऑटोमेटिकली उतने साइज का उसको सेट कर देगा। अब मेरे पास यहाँ पर 6 और 7 के दरमियान भी है। अब मैं इसको यहाँ से भी लेफ्ट राइट नीचे ऊपर नीचे मूव करके इसके भी सेल के साइज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब वापस दोबारा अगर मैंने जाना हो तो मेरे पास दो तीन ऑप्शन है, या तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा या तो मैं यहाँ से ये अंडू का बटन है इसको प्रेस करूंगा तो मेरे पास जितने स्टेप्स मैं मूव करके आगे गया हूँ मैं उसको पीछे वन बाय वन एक एक स्टेप को ला सकता हूँ। ठीक है, अब मैं फर्स्ट स्टेप पे आ गया जहां पर कुछ भी मैंने नहीं लिखा हुआ था, मेरे पास एक ब्लैंक शीट थी। सही हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मैं मूव करूंगा नेक्स्ट चीज पे जो है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ये आप लोगों ने वर्ड के अंदर भी देखा होगा कि जब मैं कोई भी चीज अगर मैं टाइप करता हूं तो अगर मैं बोल्ड को क्लिक करता हूं, अगर मैं बोल्ड को क्लिक करता हूं तो मेरे पास जो टाइप किया हुआ है मैंने, अगर मैं उसको सेलेक्ट करके बोल्ड को क्लिक करता हूं तो मेरे पास जो एप्पल लिखा हुआ है वो बोल्ड के अंदर आ गया। अब अगर मैं इटैलिक को करता हूं तो मेरे पास ये इटैलिक में हो गया। थोड़ा सा विजिबिलिटी इसकी थोड़ी सी है क्योंकि छोटा है ये, अभी तो इतना विजिबल नहीं हो रहा, तो मैं इसका साइज इंक्रीज करूंगा। एक और चीज है, फॉन्ट साइज अभी मेरे पास 11 है। इसी के साथ मेरे पास कैपिटल ए, मतलब दोनों ही कैपिटल हैं लेकिन एक का साइज जो है वो थोड़ा ज्यादा है और एक का कम है, विच मीन्स कि मैं इसको या तो एक फॉन्ट डिक्रीज कर सकता हूँ या एक फॉन्ट इंक्रीज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, या तो एक फॉन्ट इंक्रीज कर सकता हूँ या तो एक फॉन्ट डिक्रीज कर सकता हूँ। अब कैसे मैं इसको करूंगा, अब आप देखेंगे मैं इसको एक एक दफा क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये साइज क्या होना शुरू हो गया, इंक्रीज। यहाँ से डिक्रीज करना शुरू करूंगा तो मेरे पास साइज हो गया डिक्रीज। तो मैं यहाँ पे करूंगा तो आप देख रहे होंगे लेफ्ट साइड पे इसका नंबर भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब जब मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया
तो अब मुझे नजर आएगा कि मैं जब इसको इटैलिक कर रहा हूं तो वो कैसे एप्पल जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अंडरलाइन है, अंडरलाइन को क्लिक करूंगा तो मेरे पास किस तरह एप्पल जो है वो अंडरलाइन हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब मैंने ये कर लिया तो नेक्स्ट थिंग इज, ये क्या चीज है जो फॉन्ट के बॉक्स के अंदर, होम के टैब के अंदर, फॉन्ट के बॉक्स के अंदर यहां पर गिवन है। अब मेरे पास ये डिफरेंट क्या है, बॉर्डर्स हैं। क्या है, बॉर्डर्स। अब जब मैंने इनको देखा तो मेरे पास ऑल बॉर्डर्स है, बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है। अभी आप इन बॉर्डर्स को एक दफा देख लें, बॉटम बॉर्डर, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर्स, थिक आउटसाइड बॉर्डर्स। अभी आप इसको सिर्फ अपने माइंड में रखें, क्योंकि जब मैं एक टेबल बनाऊंगा तब मैं दोबारा यहाँ पर आके आपको ये चीज समझाऊंगा कि जब टेबल बनता है तो कैसे आप इन बॉर्डर्स को क्लिक करके अपने टेबल की बाउंड्रीज को हाईलाइट करते हैं। या एक, जिस तरह कहते हैं ना कि एक डेटा मैंने एक टेबल के अंदर डालना है, तो उस टेबल की मैं बाउंड्री सेट कर दूंगा कि इस बाउंड्री के अंदर ही सारा डेटा मेरे पास लिखा हुआ है। राइट। अच्छा जी, चले नेक्स्ट मूव करते हैं। हम आ जाते हैं एप्पल तो ये लिखा हुआ है, उसके बाद हम आगे इसकी नेक्स्ट साइज पे, नेक्स्ट चीज पे सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ है फिल कलर। अब फिल कलर का मतलब क्या है, ट्राई करके देखते हैं। फिल कलर हमें क्या करके दे रहा है, ओ अच्छा, ये तो हमारे पास कलर्स को जो है वो डिफरेंट कलर्स के साथ उस बॉक्स को फिल कर रहा है। अब मेरी मर्जी है कि मुझे किस कलर का बॉक्स जो है फिल करना है। मैं यहाँ से कोई भी कलर, लेट सपोज मैं कहता हूँ यहाँ से मैंने लाइट ग्रे सा ये सिलेक्ट कर लिया। जब मैंने इसको सिलेक्ट किया तो मेरे पास बैकग्राउंड इसका ग्रे सा हो गया, एप्पल लिखा हुआ है और बैकग्राउंड इसका सेट हो गया। मुझे अगर बैकग्राउंड चाहिए मैं से कलर सेलेक्ट करूंगा। अगर मैंने गलती से कलर सेलेक्ट कर दी है तो मैं यहाँ से नो फिल को क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो चीज वापस आ जाएगी। राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज पे आ जाए। नेक्स्ट चीज क्या है, वो ये कि इसके बिल्कुल राइट साइड पे मेरे पास एक चीज है जो आपके पास टेक्स्ट के कलर को साथ डील कर रहा है। अब मेरे पास एक डिफरेंट टेक्स्ट के कलर्स हैं, मैं इनमें से कोई भी अपना टेक्स्ट के कलर सेट कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब इसके बाद जो एक नेक्स्ट चीज मेरे पास आ रही है वो ये आ रही है कि अब मैं इसको इंक्रीज और डिक्रीज तो मैंने कर लिया, फॉन्ट का साइज भी हो गया। ये मेरे पास डिफरेंट क्या चीजें हैं, टॉप अलाइन, मिडल अलाइन, बॉटम अलाइन, फिर उसके बाद मेरे पास लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन। अब ये मेरे पास ये क्या चीजें हैं, चले इसको करने के लिए मैं आपको दो चार चीजें बता दूं। अगर मेरे पास ये एक बॉक्स है, मैंने इसको काफी इंक्रीज कर लिया। अब अगर मैं इसको मूव करूंगा तो आप देख रहे होंगे कि जब मैंने बॉक्स का साइज इंक्रीज किया तो मेरे पास जो यहाँ पर लिखा आ रहा है टॉप अलाइन, तो बिल्कुल इस बॉक्स के टॉप लेफ्ट पे ही चला गया। ठीक है। ये अगर आपके पास सेल का जो साइज है वो ज्यादा बड़ा है, ज्यादा ह्यूज है, तो आप क्या करोगे, इसको यहां से आप क्लिक करके टॉप लाइन पे सेलेक्ट कर दोगे। राइट। अब इसके राइट साइड पे आपके पास लिखा हुआ है मिडल लाइन, आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपके पास सेंटर में सेट हो गया। आप इसको बॉटम लाइन करोगे तो ये उस बॉक्स के बॉटम पे चला गया। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आ रही है वो क्या आ रही है, वो ये आ रही है कि जब मैं यहां पर आपके पास लेफ्ट लाइन, सेंटर और राइट पे कर रहा हूं तो ये तो मेरे पास टॉप सेंटर और बॉटम था। लेकिन एक और चीज, अब जब मेरे पास टॉप, मिडल और बॉटम ये आ गया, इन तीनों चीजों का क्या मकसद है, वो ये है कि ये तो मेरे पास सिंपल टॉप से वर्टिकली एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टली एडजस्टमेंट मेरे पास ही नीचे वाले टैब्स कर रहे हैं। ये जो तीन मेरे पास बॉक्सेस बने हुए ये, जिसमें से आपके पास लेफ्ट लाइन है, सेंटर है और राइट लाइन है, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। वेयर एज ऊपर वाले तीनों बॉक्सेस जो हैं आपके पास क्या कर रहे हैं, ये वर्टिकली आपके जो मतलब आपने वर्ड लिखा हुआ है या सेंटेंस लिखा हुआ है उसको एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इंडेंट्स की बात आ गई कि आपके पास इंडेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके पास इंक्रीज हो रहा है इंडेंट या डिक्रीज हो रहा है। हमेशा ये चीज याद रखिएगा, इंडेंट्स होते क्या हैं। कभी भी आपने अगर स्टडी किया हो तो आपने मतलब आपके साथ जब भी क्लास हुई इस तरह वगैरह तो आपको उसमें पता होगा कि इंडेंट्स बेसिकली आपके पास शो करते हैं कि लेफ्ट से कितना मार्जिन है। ठीक है।
मेन मार्जिन जो मेन पार्ट है टेक्स्ट का वो लेफ्ट मार्जिन से, और जो लेफ्ट की पोजीशन है जो मार्जिन सेट है, अभी आप ये देखो यहाँ पर मार्जिन हमारे पास जो सेट हो रहा है वो हमारे पास यहाँ से हो रहा है, ये मेरा मार्जिन है, ये मेरा मार्जिन नहीं है, इस सेल का ये मार्जिन है। जब वर्ड पे हम ये चीज करते हैं तो वर्ड पे हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट पे एक मार्जिन सेट हुआ होता है, राइट पे एक मार्जिन सेट हुआ होता है, टॉप पे एक मार्जिन सेट हुआ होता है। मेरे पास वर्ड के अंदर जो मार्जिन होते हैं वो होते हैं, लेकिन मेरे पास जो एक्सेल है, एक्सेल के अंदर जो मेरे पास मार्जिन होते हैं वो मेरे पास उस सेल के मार्जिन को मैं कहता हूं कि ये मेरे पास मार्जिन है। ठीक है, अब अगर मैं बिल्कुल चाहता हूं कि मार्जिन के साथ चला जाए तो मैं यहां से ये डिक्रीज इंडेंट करूंगा, जो कि बिल्कुल अभी डिक्रीज हुआ हुआ है, अपना फुल लेफ्ट साइड पे आ गया हुआ है, तो इससे ज्यादा ये डिक्रीज नहीं हो सकता। फिर इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है वो है इंक्रीज इंडेंट। अब इंक्रीज इंडेंट जो है मेरे पास, अगर मैं इसको करूंगा तो ये मेरे पास लेफ्ट वाले मार्जिन से ऑटोमेटिकली राइट पे मूव करता जा रहा है, और एक्सट्रीम राइट पे जाके उस बॉक्स से भी बाहर मूव करेगा, क्योंकि वहां पे राइट पे मेरे पास कोई मार्जिन एडजस्ट नहीं हुआ हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपके पास एक और चीज है, टॉप पे जो आपके पास ए और बी बना हुआ है, ये क्या है? ये है ओरिएंटेशन। रोटेट योर टेक्स्ट डायगोनली और वर्टिकली, दिस इज अ ग्रेट वे टू लेबल नैरो कॉलम्स। अच्छा, अब अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर मेरे पास कोई सेटिंग इसकी करनी है, अभी मेरे पास इसलिए ऑन नहीं हुआ है क्योंकि मेरे पास इसकी फॉर्मेटिंग अभी तक एडजस्ट नहीं हुई हुई। ठीक है, ये आपको सारी इसकी ऑप्शंस फॉर्मेट सेल के साथ नजर आ रही होंगी कि लेफ्ट इंडेंट्स क्या है, सेंटर क्या है, और किस तरह टेक्स्ट आपको किस डिग्री के ऊपर अलाइन करना है। ठीक है, अब जिस तरह आप यहाँ पे अलाइन कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर आके इसको क्लिक किया, मेरे पास फॉर्मेट सेल की अलाइनमेंट आ गई, और मैंने यहाँ से ये जो मेरे पास एक हाफ क्लॉक की तरह का बना हुआ है, मैं यहाँ से अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर रहा हूँ कि मैं किस तरह इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकूंगा, डिग्रीज इसकी सेट कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब जब मेरे पास ये सारी चीजें सेट हो गई तो मेरे पास हॉरिजॉन्टली, सेंटर, राइट, फिल, जस्टिफाई, ये डिफरेंट चीजें हैं जो मुझे हॉरिजॉन्टली इसको एडजस्ट करेंगी, ये मेरा वर्टिकली जो चीजें हैं वो एडजस्ट करेंगी। ठीक है, अब मेरे पास जो फॉन्ट है, फॉन्ट का साइज, बोल्ड, इटैलिक, हर चीज वही है जो कि आपके पास इस फॉन्ट के टैब में थी। बॉर्डर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जैसे बॉर्डर्स आ रहे थे और पेज बॉर्डर्स जैसे आ रहे थे, ये वो है। फिलिंग, सेल की फिलिंग, की सेल को आपने किस कलर में फिल करना है, जो कि मेरे पास ये आपके पास बकेट सी छोटी सी बनी हुई है, इस बकेट के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद जब मैंने मूव किया तो मैंने इसका जो एंगल था वो 0 डिग्रीज कर दिया था। अब जब मैंने इसका एंगल 0 डिग्रीज कर दिया था तो 0 डिग्रीज पे एंगल जब सेट हो गया, उसकी एडजस्टमेंट के बाद मैंने दूसरा काम क्या किया, उसकी एडजस्टमेंट के बाद जो मैंने दूसरा काम किया वो ये था कि मैंने इसकी एडजस्टमेंट स्ट्रेट कर दी, और मैंने इसकी जो फिलिंग थी वो क्या कर दी, ग्रे कलर के साथ कर दी, तो मेरा जो बॉक्स था वो क्या हो गया, ग्रे कलर में सेट हो गया। अब नेक्स्ट चीज है हमारे पास रैप टेक्स्ट। ये क्या करता है? अच्छा जी, चले देख लेते क्या कर रहा है। मेरे पास अगर यहां पर मैं एक सेंटेंस लिख लूं, एन एपल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब ये क्या है, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, एन एपल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। ठीक है, अब जब मैंने ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोवर्ब लिख दिया, उससे क्या हुआ कि मेरे एक सेल के अंदर तो ये चीज आ गई, लेकिन ये क्योंकि चीज काफी ज्यादा ह्यूज थी, मतलब इसका साइज काफी ज्यादा था, सेल में एडजस्ट नहीं हो रहा था, तो मैं रैप टेक्स्ट को क्लिक करूंगा तो रैप टेक्स्ट विल ट्राई कि वो जितनी मैंने सेंटेंस जितना लिखा है, जितना मर्जी बड़ा सेंटेंस है, जो मर्जी जितना मर्जी बड़ा वर्ड है, उसको एक सेल के अंदर कन्फाइन कर दे, उस सेल के अंदर से बाहर ना निकाले। अगर मैं रैप टेक्स्ट को क्लिक करूंगा तो उसकी एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली वो करेगा, अगर मैं इसको डीसिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, उसकी एडजस्टमेंट जो है वो खत्म करके उसको पूरे का पूरा डिस्प्ले कर देगा, बेशक अगले सेल के अंदर कोई चीज लिखी हो लेकिन वो इसमें डिस्प्ले नहीं होगी। अब आपके पास है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर की बात आई
तो मैं कह देता हूँ मर्ज इन सेंटर में ये है कि मैंने अगर इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया, मैं मर्ज करूंगा, इन दोनों सेल्स को ई और एफ को उसने सिलेक्ट कर लिया और पूरे का पूरा जो मैंने एक वर्ड ये एप्पल लिखा हुआ था इसने इन दोनों सेल्स के अंदर मर्ज कर दिया। तो अब मेरे पास रैपिंग की भी जरूरत नहीं है, ये दोनों सेल्स मेरे पास क्या हो गए हैं, मर्ज हो गए। ठीक है, अब जब ये मर्ज हो गया उसके बाद जो एक और चीज आ रही है वो ये है कि आपके पास नंबर, अब आपके पास ये जनरल कैटेगरीज हैं कि आप किस कैटेगरी की चीज डाल रहे हैं, जनरल डाल रहे हैं, नंबर है, करेंसी डाल रहे हैं, अकाउंटिंग डाल रहे हैं, डेट डाल रहे हैं सेल में, लॉन्ग डेट है, शॉर्ट डेट है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन है। तो आप उसकी कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आपकी नंबर की फॉर्मेटिंग इस सेल के अंदर क्या है। अभी मेरे पास जनरल कैटेगरी। नेक्स्ट चीज आ गई अकाउंटिंग नंबर का फॉर्मेट। अब आपके पास ये डिफरेंट है, अगर आप अकाउंट्स के साथ डील कर रहे हैं तो आप यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स, जो भी यूनाइटेड किंगडम, ये क्या है, ये करेंसी के आपके पास एक साइन गिवन है जिसको आप डाल के अकाउंट्स के साथ अकाउंट्स की शीट में डील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास जो चीज आ रही है वो है परसेंटेज का स्टाइल। अब परसेंटेज अगर आपने कोई डाली होगी, आप परसेंटेज के स्टाइल को क्लिक करेंगे तो आपके पास जो डिफरेंट नंबर्स है उसको आप जब सेलेक्ट करके परसेंटेज को क्लिक करेंगे तो आपके पास वो परसेंटेज शो कर देगा परसेंटेज में कैलकुलेट करके। ठीक है, अच्छा अब आपके पास जो नेक्स्ट चीज आएगी वो ये है कि डेसिमल्स को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं। अब आप अगर देखना चाहते हैं कि अगर कोई डेसिमल में इंक्रीज कर रहा हूं, अब देखिए मैं जो भी चीज डाल रहा हूं परसेंटेज में आ रही है, क्यों, क्योंकि इस सेल की कैटेगरी परसेंटेज पे सेलेक्ट हुई है। अगर इसी कैटेगरी में यहाँ से जनरल पे कर दूं तो मेरे पास परसेंटेज का साइन हट जाएगा, क्योंकि वो परसेंटेज था, उसने परसेंटेज को हटा के मेरे पास 0.44 की वैल्यू दे दी, क्योंकि वो परसेंटेज कैलकुलेट हुई भी थी इसलिए वो 44% आ रहा था। जब मैंने उसको परसेंटेज से हटा दिया तो मेरे पास 0.44 जो है वो नंबर आना शुरू हो गया। अब मेरे पास इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल की बात आ गई। अब जब मैं डिक्रीज कर रहा हूं डेसिमल, आप देख रहे होंगे कि किस तरह मेरे पास डेसिमल के अंदर एक पॉइंट के बाद नंबर इंक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा हूं। अब आपके पास जब डिक्रीज कर रहा हूं तो वो पॉइंट के बाद जितना डिक्रीज कर सकते हैं आप उसको कर सकते हैं और जितना आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं वो वैल्यूज आपको शो कर रहा है। इट मींस कि जब आपने कोई नंबर यहाँ पे सेट करना है तो आप उसके नंबर को इंक्रीज डिक्रीज करके जितनी पॉइंट के बाद, जितनी डेसिमल के बाद आप वैल्यूज देखना चाहते हैं वो आपको वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज आ गई, वो क्या है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, लेट सपोज कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या। सबसे पहले आप ये देखें मेरे पास है हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, राइट। अब आप हाईलाइट सेल रूल्स में गए, हाईलाइट सेल रूल्स के अंदर ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यू, ये मेरे पास डिफरेंट चीजें हैं। अच्छा चले देखते हैं कि हमारे पास ये डील किस तरह कर रहा है। ठीक है, चलें अब क्या करता हूं मैं, एक शीट के ऊपर अब डेटा डालना शुरू कर देते हैं। अब जब मैं डेटा डालना शुरू हो गया तो सबसे जो मेन काम है वो ये है कि मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा डेटा डालना शुरू कर दूं, जैसे कि मैं कह दूं कि सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, यहाँ पर मार्क्स, तो मैं यहाँ पे कर दिया 1 एंड 2। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, 1 एंड 2 अगर आपने लिख दिया तो आपको आगे जाके 3 4 लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से इस 1 को क्लिक करके इसके बॉटम पे आएंगे, एक तो आपका ये व्हाइट प्लस साइन है, एक आपका ये ब्लैक प्लस साइन है, जो कि बॉटम राइट पे जाके इस छोटे से बॉक्स के ऊपर जब आप कर्सर लाते हैं तो आपका ब्लैक प्लस साइन हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपके पास ये ब्लैक प्लस साइन हो गया, आपने इसको सिलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग करके ले जाना है जितने नंबर्स आपको चाहिए। लेट्स सपोज मैं कह दूं मुझे 10 नंबर चाहिए, तो मैं कर दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। यहाँ पर मैंने क्लिक रखा हुआ था तो मैंने यहाँ तक सिलेक्ट किया, मैं क्लिक को छोड़ दूंगा तो मेरे पास सारे नंबर्स अभी क्या आ गए, 1। घबराना इस पे बिल्कुल नहीं है, 1 अगर आ गए हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मींस कि आपने ये सारे सेल्स को सिलेक्ट करके इनको एक सीक्वेंस दी है, लेकिन वो समझे कि आपने शायद 1 की सीरीज को फिल करना है। इसको सही करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास बॉटम पे एक बॉक्स बना हुआ है छोटा सा, आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिल सीरीज। आप फिल सीरीज को क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारे नंबर्स क्या हो गए, सिलेक्ट हो गए। ठीक है, उप्स हमने 9 तक सिलेक्ट किया था,
ठहरे एक सेकंड, इसको मैं सेलेक्ट करके 10 तक लेके जाता हूँ और यहाँ पे फिर फिल सीरीज करता हूँ। तो ये कितना आ गया 1 to 10। अब आपके पास स्टूडेंट का नाम आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं नाम भी लिख देता हूँ, लेट सपोज ABCDEFGHINJ। अब इनमें से क्योंकि बी के ऊपर जो मेरी फॉर्मेटिंग थी वो क्योंकि मैंने यहाँ से एडजस्ट की हुई थी, सबसे जो जिसे कहते हैं ना बेस्ट चीज ये है कि आप यहाँ तो इसको क्लिक करके राइट क्लिक करके यहाँ से क्लियर कंटेंट कर दें, आपके पास हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हर चीज क्लियर करने के बाद जो उसके ऊपर फॉर्मेटिंग है आप उसको भी क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, अब जब आपके पास उसकी फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जितना आपके पास यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है पहले या तो आप डिलीट कर दें उसको, अगर वो डिलीट नहीं होता तो आप यहाँ से जितनी चीजें आपने उसके अंदर लिखी हुई हैं आप इस डेटा को सी को क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने इस तरह का पूरा एडजस्ट करना है ना, स्टाइल डिफरेंट तो नहीं होना चाहिए। आप यहाँ से फॉर्मेट पेंटर लिखा हुआ है, आप फॉर्मेट पेंटर सी पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर करेंगे, आपके पास अब सी जो है, सी का जो ब्रश है मतलब सी का जो फॉर्मेट है वो इस ब्रश के साथ अटैच हो गया। ये बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे आप अगर एक रेड कलर का पेंट कर रहे हैं और आपने उसके अंदर एक ब्रश को डिप किया हुआ है रेड कलर में, और आपका ब्रश जो है वो रेड कलर का हो गया है, अब आप किसी और बकेट के अंदर वो रेड कलर डालते हैं, सारा करते हैं तो वो भी रेड हो जाएगी। तो अभी आपने सी में ये ब्रश को डिप किया और आपने इस सेल में अंदर क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली आपका ये वाला सेल भी उसी फॉर्मेट का हो जाएगा, और अब मैं इधर बी लिखूंगा तो बिल्कुल ए बी सी डी सारे फॉर्मेटिंग सेम होगी। थोड़ी सी इनकी अलाइनमेंट अच्छी करते हैं, 1 2 3 4 10 तक जो है वो राइट अलाइन हुआ हुआ है, हम इसको यहाँ से सेंटर अलाइन कर देंगे। सेंटर अलाइन करके हमारा थोड़ा सा जो टेबल है उसका व्यू एक अच्छा हो जाता है और थोड़ा सा क्लियर आ जाता है और थोड़ा साफ सुथरा सा टेबल बना हुआ लग रहा हो। ठीक है, अब आपके पास जब ये तीनों चीजें मैंने सेट कर दी, हर चीज एडजस्ट हो गई, एक चीज का ख्याल रखें कि जब हेडिंग्स हैं तो कोशिश करें इनका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दें और इनको बोल्ड कर दें। बड़ी मजे की बात ये कि मैं अब इस पूरे के पूरे को हाईलाइट करूंगा। मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी कि बॉर्डर्स क्या चीज है और बॉर्डर्स कैसे डील करेंगे, बॉर्डर्स क्या चीज है और बॉर्डर्स कैसे डील करेंगे। मैं इनके बॉर्डर्स को यहाँ से ये जो बॉर्डर लिखा हुआ है इसको क्लिक करके ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर दूंगा। जब मैंने ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट कर दिया, ऑल बॉर्डर्स को सिलेक्ट करने के बाद मैंने देखा कि हर चीज आपने जो मतलब किया हुआ है सेट, कि आपने हर चीज को जो आपने बॉर्डर्स बना लिए सारा कर लिया, उससे क्या हुआ कि जितने एरिया के अंदर आपका डेटा जो है वो लिखा हुआ है वो सारा क्या हो गया उसको बॉर्डर्स में। अब हम मार्क्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं कह दूं कि लेट सपोज ए जो है थोड़ा सा वीक स्टूडेंट है, इसने 53 मार्क्स लिए हैं, बी एक अच्छा स्टूडेंट है इसने 77 लिए हैं, सी एक टॉपर है उसने 89 लिए हैं, मतलब टॉपर चले 92 ले लिए हैं। उसके बाद डी जो हो गया उसने 87 ले लिए, ई फेल हो गया 45 ले लिए, एफ जो है वो 79 पे आ गया, फिर उसके बाद मैं कह दूँ कि इसने 23 ले लिए, एच ने जो है वो 98 ले लिए, आई ने जो है वो 65 ले लिए, फिर इसने जो है 58 ले लिए। तो ये मेरे पास एक डिफरेंट डेटा आ गया। ठीक है, अब इस पूरे को सिलेक्ट करके मैंने इसको सेंटर लाइन फिर कर दिया ताकि डेटा थोड़ा सा अच्छा लगे टेबल में प्लेस हुआ हुआ। इसकी प्लेसमेंट के बाद अब जो नेक्स्ट चीज आ रही है, मैंने देखना था यार कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए पूरे के पूरा ये जो सेल था इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया तो मेरे पास पहला जो टैब था वो था हाईलाइट सेल रूल्स। अब एक चीज आ रही है कि अगर मैं कहूं कि हाईलाइट सेल रूल्स क्या क्या काम कर रहे हैं, तो हाईलाइट सेल रूल्स जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन और बिटवीन। ग्रेटर देन को मैंने सेलेक्ट किया, उसने मुझे कहा कि अच्छा मुझे बताएं कि ग्रेटर देन तो लिखा हुआ है लेकिन किससे ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर देन जिसे कहते हैं कि सेल के अंदर किस नंबर से ज्यादा हो तो आपका वो कलर किस में वो हाईलाइट करे। अब मैं कह दूं कि मेरा जो है ग्रेटर देन हो यहाँ पर नंबर लेट सपोज मैं कह दूं कि 80 से ग्रेटर हो, तो वो बंदा जो है वो जो स्टूडेंट है वो सेफ जोन में है और मैं उसको ग्रीन की फिलिंग कर देता हूँ। ये आगे मेरे पास फिलिंग के कलर्स हैं,
मैंने ग्रीन फिल कर दिया और इसको ओके क्लिक कर दिया, तो आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे पास जितने कॉलम जो 80 से अबव हैं, जितने सॉरी सेल्स हैं 80 से जो ग्रेटर हैं, मेरे पास वो सारे किस कलर में टैग हो गए, ग्रीन कलर में। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आ गई, वो ये कि अब मैं इस पूरे के पूरे को हाईलाइट करूंगा और मैं इस पूरे को हाईलाइट करके यहां पर जो मेरे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है उसमें लेस देन को क्लिक करूंगा और लेस देन मेरे पास कितने रेड पे आए, 50। अब जब मैंने 50 किया तो मैंने उसको लाइट रेड में करना है क्योंकि ये डेंजर जोन में है, फेल हो गए हैं, तो मैंने इसको लाइट रेड करके ओके किया। तो मेरे पास 50 से जो लेस है वो मेरे पास ये 2, 45 और 23 रेड में हाईलाइट हो गई। अब मेरे पास फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गई। अब इस पूरे को मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, इस पूरे को दोबारा सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक किया और यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स। अब बिटवीन की बात आई तो अब मैंने कोई रेंज सेट करनी है कि किस रेंज के दरमियान हो। मैं कह दूं कि यार 50 एंड 80 के दरमियान की रेंज में मेरे पास किस कलर में आए। यहां से अगर मैं कलर सेलेक्ट कर रहा हूं, मैंने कह दिया येलो फिलिंग में आए, डार्क येलो टेक्स्ट के साथ। मैंने इसको ओके क्लिक किया तो मेरे पास ये सारे आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा कि 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल 5 जो हैं वो मेरे पास जो बॉक्सेस हैं वो येलो में हाईलाइट हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज वो ये कि जब आप लोग ये हाईलाइट कर देंगे तो आपके पास और भी कंडीशंस हैं जिनके अंदर आ रहा है इक्वल्स टू। अब मैं इक्वल्स टू का कह दूं, इक्वल्स टू क्लिक करके मैं कह देता हूं कि अगर किसी के मार्क्स जो है वो 98 है तो वो किस कलर में आ जाए। यहाँ से मैं कस्टम फॉर्मेट में जाऊंगा और मैं यहाँ से उसका कोई भी फिल जो है मैं उसका चूज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं ब्लू कर लेता हूँ और इसको ब्लू करके सेट कर लेता हूँ। सॉरी, मैंने पूरे सेल को सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँ, हाईलाइट सेल रूल्स में जाऊँ, इक्वल्स टू में जाऊँ, तो मेरे पास जो 98 है उसकी फिलिंग के लिए मैं कस्टम फॉर्मेट में गया। मैंने यहाँ से इसकी फिलिंग में ब्लू चूज किया और ब्लू चूज करके मैंने ओके प्रेस किया। फिर मैंने ओके प्रेस किया तो मेरे पास जो एक 98 का स्कोर था जिसने लिया वो इसमें सेट हो गया ब्लू कलर में। इस तरह मैं कस्टम फॉर्मेटिंग भी कर सकता हूँ। सही है। अब आपके पास नेक्स्ट चीज है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर कि टेक्स्ट दैट कंटेन। अब ये टेक्स्ट की बात हो रही है तो मैं कह दूं कि यार इस पूरे के पूरे के अंदर कोई टेक्स्ट ऐसा हो जो जैसे कि किसी स्टूडेंट का ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी है और एफ है, तो मैं कह दूं कि टेक्स्ट दैट कंटेन्स एफ। अब इस पूरे टेबल को मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं कि डेटा को सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर मैं डेटा सेलेक्ट नहीं करूंगा तो डेटा नहीं सेलेक्ट करने से उसको पता नहीं चलेगा एक्सेल को कि मैं किस डेटा के अंदर से ये चीज निकालना चाह रहा हूं। सही है, किस चीज के अंदर से मैं ये चीज रिट्रीव करना चाह रहा हूं। तो मैंने इस पूरे सेल को सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, टेक्स्ट दैट कंटेन्स को क्लिक किया और यहां पर अगर मैं लिख दूं ए, चले एफ कह दूं क्योंकि मैं हम एफ की बात कर रहे थे, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि कोई स्टूडेंट का नाम एफ है या चले ए है, तो वो किस फॉर्मेट पे सिलेक्ट हो। कस्टम फॉर्मेटिंग में मैं गया, फिलिंग में गया, तो मैं कह दूंगा कि ऑरेंज कलर से मुझे पता चल जाए कि इस टेक्स्ट का, जैसे कि अगर किसी लिस्ट में मैंने 2-4 नाम चेक करने हैं तो मैं यहाँ पर डाल के उनको हाईलाइट करके ओके प्रेस करूंगा तो मेरे पास पूरी लिस्ट के अंदर वही नाम जो कि स्टूडेंट का नाम होगा या कोई भी जिसे कहते हैं टेक्स्ट हाईलाइट करवाना चाहता तो वो मैं इजीली करवा दूंगा। अब आपके पास जो नेक्स्ट चीज आ रही है वो ये है कि जब मैंने इस पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया तो मेरे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ आपके पास अ डेट अकरिंग है। ये जो मैं नेक्स्ट आपको एक ट्रेनिंग दूंगा उसमें जो डेट्स जब हम डालेंगे उससे ये होगा कि जो जनरल फॉर्मेट है हम इसको डेट के उसमें ला के डेट डाल के फिर डेट अकरिंग के साथ, जैसे कि अगर मैं कह दूं कि अगर कोई सेल्स का रिकॉर्ड है और मैं उस रिकॉर्ड को देखने के लिए आपको कहता हूं कि भाई इस डे की जो है वो सेल्स आपने निकालनी है, या अगर कोई चाहता है कि उस डेट का डेटा रिट्रीव करना चाहे तो डेट अकरिंग को आप सेलेक्ट करके उस डेट को डाल के आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिर मेरे पास एक और चीज है डुप्लीकेट वैल्यूज। अब डुप्लीकेट वैल्यूज क्या चीज है? डुप्लीकेट वैल्यूज वो हो जाएंगी कि लेट सपोज मैं यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज को क्लिक करता हूँ और डुप्लीकेट वैल्यूज को क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर
डुप्लीकेशन देखनी है तो मैंने कर दिया फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन्स डुप्लीकेट वैल्यू, कस्टम फॉर्मेट, फिलिंग इसकी मैं देख लेता हूँ अब कौन से कलर की करूँ, और मैंने इसको ओके प्रेस किया तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई डुप्लीकेशन हो रही है, कोई चीज है जो ऐसी डुप्लीकेट हो, कोई मार्क्स डुप्लीकेट आ रहे हो, नहीं। इस वजह से ये इसमें कोई भी चीज डुप्लीकेट नहीं सेट हुई। अगर मैंने ई को डी किया तो मेरे पास दो डुप्लीकेट्स आ गए, ई कर दिया तो मेरे पास डुप्लीकेशन खत्म हो गई। अब मैंने एफ की जगह ई दे दिया, मेरे पास दोनों डुप्लीकेट्स के हाईलाइट हो गए कि यहाँ पे डुप्लीकेट हुआ है। अब अगर मैं एफ दोबारा डालता हूं तो मेरे पास डुप्लीकेट वाली जो कंडीशन है वो खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज ये है कि मेरे पास कुछ है टॉप बॉटम रूल्स। अब टॉप बॉटम रूल्स मेरे पास ये है कि टॉप 10 आइटम्स अगर मैं इसके अंदर सेलेक्ट करूं पूरे सेल को, लेट सपोज मैं कहता हूं कि इसकी पूरी फॉर्मेटिंग में खत्म करने के लिए एक काम करता हूं, आपको एक अलग सेल इसी को कॉपी कर लेता हूं, ताकि क्योंकि इस पे कलर स्कीम पहले से सेट हुई हुई है, कंडीशन सेट हुई है, तो आपको शायद इतना इजीली ये चीज क्लियर ना हो सके। सबसे बेस्ट ये है कि मैं इसको राइट क्लिक करता हूं, मैंने इसको कर दिया कॉपी, और मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको कर दिया पेस्ट। लेकिन मैं इसको पेस्ट वैल्यू करूंगा, मैं इसको पेस्ट अगर एज इट इज करूंगा तो सेम कलर आएगा, मैं सिर्फ वैल्यूज पेस्ट करना चाह रहा हूं तो मैंने वैल्यूज को पेस्ट कर दिया। अब मुझे याद आया कि जो 77 वाला सेल था वो यहाँ पे नंबर पे टिक था, तो मैं इसको जनरल कैटेगरी में ले आया, तो मेरे पास ये पूरे का पूरा जो कॉलम था वो ऑटोमेटिकली एक वैल्यूज को उसने पेस्ट कर दिया, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज, जब ये पूरे का पूरा सेट हो गया, अब मैं इसके अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आऊंगा, टॉप बॉटम रूल, टॉप 10 आइटम्स कौन से, टॉप 10 आइटम्स को सिलेक्ट किया, तो मुझे उसने कह दिया कि टॉप 10 आइटम्स आप कैसे इसमें हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि हैं ही मेरे पास सिर्फ 10 आइटम, उसको तो सारे के सारे को हाईलाइट करना पड़ जाएगा। वो सिर्फ अगर 100 आइटम्स हो तो उसमें से 10 निकाल सकता है। तो ये चीज जो है आपको शो ये कर रही है कि अगर आपके पास 10 आइटम्स हैं तो आप यहाँ से बेशक नंबरिंग यहाँ पे कम कर दें, 10 ना करें, आप यहाँ पे टॉप 5 अगर कर दें तो आपको वो टॉप 5 का शो करेगा। एक दफा जरा आप डेटा को देख लें कि टॉप 5 क्या सही चूज हुए हैं या नहीं हुए। सबसे टॉप वाला है 98, 92, 87, 79 एंड 77। तो अब आपके पास ये चीज जो है वो क्या हो गई, सामने डिस्प्ले हो गई। अब कलर स्कीम उसी तरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, मैंने ओके प्रेस कर दिया तो मेरे पास टॉप बॉटम रूल सेट हो गए। टॉप 10 परसेंटेजेस, जब आप परसेंटेज का काम कर रहे होंगे तो आप परसेंटेज को चूज करेंगे, कौन सी टॉप 10 परसेंटेज आपके पास आ गई है, और आप कौन सी टॉप 10 परसेंटेज को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, और कौन सी डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। इट डजेंट मैटर कि आपने 10 ही चूज करनी है, आप 5 भी कर सकते हैं। अगर 100 का डेटा है आप 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, 10 का डेटा है 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। अब बॉटम 10 आइटम्स की बात आई, बॉटम 10 को मैंने क्लिक किया, फिर वो 10 का नंबर आ गया, इसको मैं कम करूंगा, मैं इसको ले आता हूँ 2 पे। तो बॉटम 2 को जब मैंने लाइट रेड से किया तो मेरे पास बॉटम 2 के 45 और 23 दो नंबर्स थे, ऑटोमेटिकली वो क्या हो गए, हाईलाइट हो गए, राइट। अब नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बाद मेरे पास बॉटम 10 परसेंटेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। अगर मैं अबव एवरेज कर लूं तो मुझे पूरे के पूरे सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो मुझे कहेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, अबव एवरेज कौन से हैं, ये अबव एवरेज हैं। अगर मैं इनको लाइट रेड या ग्रीन के साथ करता हूं तो वो मुझे वो शो कर रहा है कि एवरेज से अबव कौन कौन से हैं। अगर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग को फिर सिलेक्ट करके यहाँ पे बिलो एवरेज करता हूँ तो वो मुझे बिलो एवरेज जो सेल है वो सिलेक्ट करके डिस्प्ले करा रहा है। अब मेरे पास डेटा बार्स की बात आ गई। डेटा बार्स, अब जैसे कि ये मेरे पास पूरे का पूरा डेटा था, मैं फिर इसको कॉपी करूंगा और मैं फिर इसको दूसरी जगह पेस्ट करूंगा, ताकि आप लोगों को ये पेस्ट एज वैल्यू हो और आप लोगों को ये चीज क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है। अब जब आप कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, डेटा बार्स में गए, तो यहाँ पर ये डेटा बार्स हैं जो आपको जिस तरह एक क्रिकेट में आपने देखा होगा कि जो स्कोर के साथ, रन रेट के साथ आपको एक बार्स बने हुए नजर आ रहे होते हैं, वैसे ही आपको एक सेल के अंदर डिफरेंट नंबर वाइज जितने नंबर आपने उस सेल में एंटर किए हुए हैं उस लिहाज से आपको वो बार्स शो कर रहा है। ये ग्रेडियंट फिल है। ग्रेडियंट फिल क्या होती है, जिसके अंदर टू टोन या इस तरह कोई शेड आ रहा होता है, डबल शेड है, जो भी है वो आपको ग्रेडियंट फिल के अंदर आता है। सॉलिड फिल, एक ही कलर आपके पूरे के पूरे
बार्स को शो करेगा और आप उसी तरह ये डिस्प्ले करा सकते हैं। कलर स्केल्स की बात आई, अभी जैसे आप कह दो कि कोई टेम्परेचर है या कोई किसी चीज़ का मॉनिटर कर रहे हैं, टेम्परेचर जो ज़्यादा हॉट है वो रेड हो जाएगा, कोल्ड की तरफ ज़्यादा है जिसे कहते हैं वो ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा, माइनस में चला गया तो वो ब्लू हो जाएगा, फ्रीजिंग है। अगर आपका मिड में है, माइल्ड है, तो वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऑरेंज सा, येलोइश सा, इस तरह से अफेक्ट देगा। तो आपके पास ये कलर स्केल जो है, डिफरेंट कलर स्केल्स ये शो कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज है आइकन सेट। अब आइकन सेट्स क्या कर रहे हैं कि आप डिफरेंट आइकन सेट्स ग्रीन, ऑरेंज और इस तरह सेट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से वाली चीज अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेट करते हैं। इंडिकेटर सेट करते हैं, शेप्स डालते हैं, डायरेक्शनल डालते हैं, रेटिंग डालते हैं, क्या करते हैं। देखिए रेटिंग अगर मैं सिलेक्ट करूं तो जितने आपके पास स्कोर 98, 79, 87, 92 आ रहा है, फुल स्टार है। जहां पर आपके पास मिड वैल्यूज है, हाफ स्टार है। जहां पे आपके पास मिड से थोड़ी बिलो जा रही है, स्टार और ज्यादा डिक्रीज, अंदर से उसकी फिलिंग डिक्रीज होती जा रही है और सेल आपके पास बिल्कुल ही मतलब प्लेन हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आ गई आपके पास जो है, जैसे कि आप सबको पता होगा, ये आपके पास रेटिंग ही है, लेकिन आपको कुछ शो ऐसे हो रहा है कि यहाँ तो ये वाईफाई सिग्नल्स हैं, या आपके पास आपके सेलुलर जो नेटवर्क है उसके जिस तरह फोन पे सिग्नल्स आते हैं ये वैसे शो कर रहा है। जहां पर वैल्यू ज्यादा है वहां पे सिग्नल स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां पे वैल्यूज मिड में है वहां पे सिग्नल स्ट्रेंथ के लिहाज से बार्स कम है, जहां पे वैल्यू बिल्कुल कम है वहां पे बार्स बिल्कुल जीरो की तरफ। राइट, अच्छा अब नेक्स्ट चीज आपके पास आ रही है कि आपके पास इस शेप की फिलिंग उसी तरह 92 जिस तरह है, फुल सर्कल है, आप ये कह सकते हैं फुल मून है, हाफ मून है या क्या है, चले मून आप इसको कहें, आप क्या फिलिंग कह लें, क्योंकि मतलब जिसे कहते हैं क्वार्टर है, एक पूरा अगर आप ले लें तो किस तरह फिलिंग हुई भी है सारा। तो ये चीजें जो है आपको डिफरेंट जो है वो शेप्स के साथ शो कर रहा है। अब ये जो है न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स और मैनेज रूल्स। न्यू रूल में ये है कि अगर आप न्यू रूल में जाते हैं तो आपको यहाँ से कहेगा कि आप कौन सा नया रूल इसके अंदर डालना चाहते हैं स्केलिंग में, डेटा बार में, आइकन सेट में, वो आप यहाँ से एडजस्ट करके लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू डाल के इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर क्लियर रूल्स में जाएंगे तो आप क्लियर रूल्स कर सकते हैं यहाँ तो इस सिलेक्टेड सेल के अंदर से, या तो आप क्लियर रूल्स कर सकते हैं पूरी शीट के अंदर से। जैसे कि ये मार्क्स वाला भी टैब आपका क्लियर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स के साथ करोगे तो आपके पास सिर्फ ये जो सेलेक्टेड वाला टैब है, सिर्फ यही वाला सेल आपके पास क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। मैनेज रूल्स में जाते हैं। मैनेज रूल्स में क्या है, मैनेज रूल्स को मैंने क्लिक किया तो मेरे पास मैनेज रूल्स के अंदर ये डिफरेंट सी चीजें आ गई। अब मैनेज रूल्स में ये डिफरेंट चीज आ गई तो यहाँ पर मैं न्यू रूल्स डाल के ग्रेडेड कलर स्केल और डिफरेंट चीजें जब मैं डाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पर न्यू रूल डाल के एडिट कर सकता हूँ। जिस तरह मैं लेट सपोज ग्रेडेड कलर स्केल को एडिट रूल करूंगा तो मुझे वही लोएस्ट वैल्यू 3 स्केल होगा, तो मेरे पास एक मिड वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं इसकी स्केलिंग को एडजस्ट कर सकता हूँ हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू में। जिस तरह मैंने आपको टेम्परेचर का बताया है कि जब ज्यादा टेम्परेचर होगा आप क्या करेंगे, रेड की तरफ जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर में लोएस्ट की तरफ आप रेड की तरफ नहीं जाते, लोएस्ट जो है वो फ्रीजिंग की तरफ जा रहा होता है, तो आप वहां पर थोड़ा ग्रीन इफेक्ट देंगे और आप हाईएस्ट वैल्यू की तरफ रेड इफेक्ट देंगे। राइट, अब इसके बाद जब ये सारा आपने देख लिया तो अब मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज करूंगा। अब मेरे पास फॉर्मेट एज टेबल आ गया। अब जो मेरे पास टेबल बने हैं, लेट्स सपोज मैं कह दूं कि मेरे पास ये पूरा टेबल बना हुआ है, मैं फॉर्मेट एज टेबल में आके कोई भी टेबल का फॉर्मेट इसके अंदर सिलेक्ट करके इस टेबल का डिजाइन चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इस पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट किया, इस टेबल को मैंने सिलेक्ट कर दिया और इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से डिफरेंट स्टाइल्स है टेबल के, क्योंकि जब मैं किसी टेबल को सिलेक्ट करूंगा, जब मैं किसी टेबल को सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली टॉप के ऊपर टेबल टूल्स में एक तो ये टैब है ना, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, यहाँ पर एक डिजाइन का टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा जो कि आपके पास आपको डिफरेंट चीजें डिस्प्ले कर रहा है। सही हो गया। अब आपके पास एक नेक्स्ट चीज आ रही है, वो ये कि जब आप टेबल की फॉर्मेटिंग आपने कर ली, फॉर्मेट एज टेबल ही सब सेट हो गया, अब सेल स्टाइल्स की बात आ रही है। तो वो आपसे कह रहा है कि सेल का स्टाइल कैसा करना है। तो स्टाइल मैंने आपको बताया जिस चीज पे अप्लाई करना है। एक्सेल में आपने कोई चीज अगर अप्लाई करनी है तो सबसे पहले जो चीज आपने शो करनी है वो ये शो करनी है कि आपने कौन सा डेटा के ऊपर ये काम करना है, कौन से सिलेक्टेड पोर्शन में आपने ये चीज डालनी है, और उस सिलेक्टेड पोर्शन के अंदर वो चीज डली होगी तो आप क्या करोगे, वो चीजें सेलेक्टेड डली हुई के अंदर ही
आप उसकी फॉर्मेटिंग करोगे और आप अब जिस तरह सेल स्टाइल्स है, मैंने इसमें से सेल का कोई भी स्टाइल यहाँ से चूज कर लिया और जब मैंने वो चूज किया तो ऑटोमेटिकली वो सेल के स्टाइल्स को उसी तरह के डिजाइन में ले आए। ठीक हो गया, क्लियर है। अब आपके पास नेक्स्ट चीज है इंसर्ट। अच्छा, इंसर्ट की एक और मैं आपको बात बता दूं, बहुत से स्टूडेंट्स को इशू आ रहा होता है कि किस तरह हम सेल इंसर्ट करेंगे, रो इंसर्ट करेंगे। सो द बेस्ट थिंग इज कि अगर आपने 4 एंड 5 के दरमियान इंसर्ट करना है तो आप इन दोनों के दरमियान क्लिक करके इंसर्ट का बटन दबाएंगे तो 4 और 5 के दरमियान एक और सेल आ गया जो कि आपका नंबर 5 कंसीडर हो गया। अब डी और ई में आएंगे तो यहाँ पर भी क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो आपका डी नेक्स्ट मूव कर गया, मतलब ई में चला गया और डी में आपका न्यू कॉलम आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है जो कि इस पे इतना ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए आपको। डिलीट अगर आपने सेल करना है आप यहाँ से डिलीट करते जाएं, आपके सेल्स जो है वहां से आपको डिलीट होते हुए नजर आ रहे होंगे। अभी मैं अंडू करूंगा क्योंकि मेरा इस पर काम हुआ था। अब मैं डिलीट को क्लिक करूंगा, शीट का कॉलम अगर मैं डिलीट करता हूँ तो पूरे का पूरा शीट का कॉलम उसी तरह डिलीट हो गया। पहले मेरे डिलीट सेल की वजह से इसलिए पूरे का पूरा कॉलम डिलीट हो गया था क्योंकि मैंने पूरे का पूरा सेल जो ये वाला था मैंने पूरे का पूरा सेलेक्ट किया हुआ था इस वजह से। अब अंडू में कर देता हूँ, डिलीट के बाद डिलीट अगर मैं शीट करता हूँ तो मेरे पास पूरे का पूरा सेल जो है वो क्या हो जाएगा, ये पूरे की पूरी शीट जो है मेरे पास क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब आगे फॉर्मेटिंग की बात। फॉर्मेटिंग में रो, हाइट, सेल का साइज, ये बहुत इजी चीज है। इस पे सबसे मेन चीज ये है कि रो की हाइट कितनी करनी है, कॉलम की विड्थ कितनी करनी है। सबसे बेस्ट चीज है कि मैं इजीएस्ट वे है कि आप उसकी ऐसे कर्सर के साथ एडजस्टमेंट करें। ठीक है, ऑटोसम की बात आई। अब ऑटोसम क्या चीज है मैं आपको ये भी बता दूं। ऑटोसम के अंदर लेट सपोज मैं कह दूं कि मेरे पास 4 और 5 है। ठीक है, चले मैं नई शीट के ऊपर जाता हूं। अब मैं एक नई शीट पे आ गया तो ये नीचे प्लस का साइन बना है, मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास इसको क्लिक करने के बाद जो एक नई चीज आ जाएगी वो क्या होगी, शीट नंबर 2। फिर एक सेकंड में पहले इसको जरा रिमूव कर दूं, फिर उसके बाद इसको शीट 2 क्लिक कर दिया। अब मैं अगर कहता हूं कि मेरे पास एक है जी नंबर 1, एक है जी नंबर 2 और अब मैंने क्या करना है कि एक नंबर को दूसरे के साथ ऐड करना है। ठीक है, एक नंबर को दूसरे के साथ ऐड करना है। तो मैं दो तीन चीजें हैं, हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि जब भी आप फॉर्मूला लिखते हैं एक्सेल के अंदर तो आप इक्वल्स टू का साइन डालते हैं। इक्वल्स टू के साइन का मतलब है सम, और इसके सम को जब आप डालेंगे तो इट मींस कि आप कोई ना कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप आगे फॉर्मूला डालेंगे। दो चीजें हैं, या तो 5 और 6 को मैं ऐड कर रहा हूं। अब अगर मैं लिखता हूं 5 और प्लस का साइन अगर मैं डालता हूं जो कि बैक स्पेस के साथ है, मैं शिफ्ट प्रेस करके वो दबाऊंगा, साथ में 6 दबा देता हूं तो मेरे पास क्या नंबर आ गया, 5 + 6। मैं दबाऊंगा एंटर तो मेरे पास क्या आ गया, 11। अब मेरे पास ये दोनों चीजें क्या होगी, ऐड अप होगी तो मेरे पास नंबर आ गया 11। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज चेंज करता हूँ, लेट सपोज मैं इधर डालता हूँ 7, यहाँ पर डालता हूँ 9, तो मेरे पास जो यहाँ पर ऐड हो रहा है, जो ये सम है, ये चेंज नहीं हो रहा क्योंकि मैंने वैल्यूज पहले से 5 और 6 डाल दी हुई है। द बेस्ट अप्रोच इज कि मैं यहाँ पर एक काम कर लूँ, वो ये कि मैं अपने इस सेल का जो वैल्यू है इक्वल्स टू, अब मेरे पास नंबर 7 जो है ये किस सेल के अंदर है, C5 के अंदर। क्योंकि देखें ना, मैंने आपको बताया था लेक्चर की स्टार्टिंग में कि टॉप से अगर आप देखें तो ये C है, लेफ्ट से आप देखें तो ये क्या है, 5 है। तो ये क्या कॉलम का नाम बन गया, C5। किसके साथ ऐड कर रहा हूं, 9 के साथ। तो मैंने 9 नहीं देखना, मैंने दूसरे सेल में जो वैल्यू है वो देखनी है। प्लस का साइन तो मैं एज इट इज डालूंगा वही बैक स्पेस के साथ जो है, शिफ्ट दबा के वो बटन दबाया, प्लस का साइन आ गया। अब दूसरे वाला जो सेल है उसका नाम है D5। या तो मैं इधर खुद लिख दूंगा D5, या तो मैं 9 को क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास दोनों सेल सेलेक्ट हो गए, C5 + D5। अब जब मेरे पास C5 + D5 आ गया तो जब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। जब मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरे पास उसका सम आ गया 16। 16 का जब मेरे पास सम आया तो 16 के सम के साथ मेरे पास एक चीज आ गई कि जब मैं इनकी वैल्यूज चेंज कर रहा हूं 9 + 11 तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो 20 है आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल्स डाले हुए थे ना कि सिर्फ वैल्यूज डाली हुई थी। क्लियर है। अच्छा, अब आपके पास एक और चीज आ गई कि इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे सेल नहीं डालता, लेट्स सपोज मैंने डिलीट कर दिया, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके थर्ड सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ
और होम टैब के अंदर मेरे पास ऑटो सम लिखा है। ऑटो सम को मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे सम लिखा है, मैंने सम को क्लिक कर दिया तो मेरे पास ऑटोमेटिकली जो थर्ड वाला सेल एम्प्टी था वहां पे मैं इसने सम मुझे निकाल के दे दिया, विच इज नंबर 20। सही है। अच्छा, अब मेरे पास डिफरेंट चीजें हैं। मैं क्या करूंगा कि ये सम था, मैं कह देता हूँ मेरे पास दो सेल हैं जिनके अंदर ये वैल्यू है और मैं इन दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। सब्ट्रैक्ट में किस तरह करूंगा कि अगर एक वैल्यू को दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, जिस तरह नंबर 1 को नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, उसी तरह इक्वल्स टू का साइन डालूंगा। सेल कौन सा है ये जी, C5 है, माइनस का साइन डाला, साथ मैंने डी वाले इसको सेल को सिलेक्ट किया, एंटर दबाया तो मेरे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या वैल्यू आ गई, -2। ठीक है, ठीक है। अब ये मैं कर रहा था सब्ट्रैक्ट। अब जब मैंने इन दोनों की वैल्यू भी चेंज करूंगा ना तो मेरे पास इनकी वैल्यू चेंज करके ऐड भी हो रहा है और सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर पहले से फॉर्मूला ऐड कर दी है जो कि सेल का नंबर डाला है, ना कि मैंने ये वैल्यूज डाली। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज है मल्टीप्लाई। अब आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे? मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि जब आप इक्वल टू का साइन डालोगे तो आपके पास क्वेश्चन मार्क एक जगह पे, बहुत से स्टूडेंट्स का जो है वो कीबोर्ड थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो आपको मैं साइन वो दिखा देता हूं। आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई का साइन होता है स्टेरिक, ठीक है, जिसको आप स्टार भी बोलते हैं, जो कि 8 के ऊपर होता है। शिफ्ट दबा के अगर आप दबाएंगे तो मैं यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ 14 और मैं यहाँ पे स्टेरिक का साइन डालता हूँ और साथ में लिख देता हूँ ये, बल्कि लिख क्या देता हूँ मैं D5 को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास ये दोनों वैल्यूज आ, दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लाई में एंटर दबा दिया तो मेरे पास इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई है वो मेरे पास क्या आ गई, 154। अब मेरे पास यहाँ पे आ गई डिवीजन। अब डिवीजन कैसे है कि मैं इक्वल टू का साइन डालता हूं 14/11 तो मेरे पास डिवाइड करके वो वैल्यू आ गई। अगर आपको डिवीजन में कोई इशू आ रहा है तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर 4 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो आपके पास 2 वैल्यू आती है, तो अब आपको डिवीजन थोड़ी सी और क्लियर शो हो रही होगी। सही हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपको देखिए नंबर 1, नंबर 2, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब चीजें क्या हो गई हैं, क्लियरली समझ आ गई हैं। आपको इसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए। ठीक है। अगर आपको अब इसमें कोई इशू है तो जैसे कहते हैं कि आप नीचे या तो मुझे बता दें, इस पे कमेंट कर दें, या तो आप मुझे जो है वो ईमेल कर दें, ताकि मैं आप लोगों को इसमें से अगर कोई चीज क्लियर करनी है तो वो मैं कर दूं। अभी हमारा आज का ये जो था इस लेक्चर में हमने होम के टैब को सारा किया है। फिलिंग जो है डाउन, राइट, लेफ्ट, ये मैं आपको करवाता हूँ साथ। और क्लियर ये है कि अगर मैं क्लियर ऑल करता हूँ तो सारे फॉर्मेट्स क्लियर होते हैं। क्लियर कंटेंट करता हूँ तो मेरे पास सारे कंटेंट क्लियर हो जाते हैं। क्लियर फॉर्मेट्स करता हूँ तो जितनी फॉर्मेटिंग मैंने की हुई है सब फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी। और क्लियर ऑल से हर चीज जो है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने भी क्लियर ऑल किया है तो मेरे पास डिवीजन का टैब सिलेक्टेड था, सेल सिलेक्टेड था, तो उसने उसको क्लियर कर दिया। ठीक हो गया। अब आपके पास जो ये डिफरेंट चीजें आ रही हैं ये मैंने आपको करवा दी है शीट 1 के अंदर, जिसमें आपके पास डिफरेंट डेटा आ रहा है। इसमें हमने क्लिपबोर्ड का पूरा टैब किया है, फॉन्ट का टैब किया है, अलाइनमेंट का किया है, नंबर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट है, सेल, आपके पास ये डिफरेंट चीजें आ रही हैं। सॉर्टिंग और फिल्टरिंग है। अगर आपने सॉर्टिंग करनी है तो ये देखिए ABCDEFGHIJ है। सॉर्ट करेंगे तो आपके पास सॉर्टिंग A to G है। अगर आप डिक्रीज करेंगे तो मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट करेंगे तो आपके पास हाईएस्ट टू लोएस्ट वो जिसे कहते हैं ऑपोजिट हो जाएगा। जिस तरह असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है उस तरह हो जाएगा। कस्टम सॉर्टिंग अगर आपने करनी है तो आपके पास डिफरेंट वैल्यू है। सॉर्ट बाय नेम, अगर आपने नेम के सेल को सिलेक्ट करना है, सेल की वैल्यूज को करना है, कि सेल की वैल्यूज के साथ मैंने करना है या सेल के कलर के साथ, नहीं, आपने सेल की वैल्यूज के साथ करना है। ऑर्डरिंग अब आप देख लें कि A to G या G to A जैसे आपने करनी है, आप उस पर सेट करके इसको ओके करेंगे तो आपके उस सेल के ऊपर ये काम हो जाएगा। ठीक है। फिल्टर आप बंद कर दें अगर तो फिल्टर बंद हो जाएगा। साथ इसको क्लियर करना चाहेंगे तो ये पूरे का पूरा चीज को क्लियर कर देगा। तो आई होप ये आज का लेक्चर मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। ये लेक्चर 1 था। बाकी पार्ट 2 के लिए जो है वो मैं बाकी इंसर्ट के टैब में, पेज लेआउट के टैब में, फॉर्मूलाज के टैब में जाके हम फर्दर इसके ऊपर करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच क्लास।